दूसरा अध्याय जिसका नाम है दादी माँ, और इनके लेखक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शिव प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद में उसकी जो कहानी है दादी माँ उसको पढ़ेंगे। पहले परिचय इनका। जन्म 19 अगस्त 1928 ईस्वी के अंदर बनारस के जलालपुर गांव में होता है। जलालपुर गांव में जमींदार परिवार में होता है। उनके पिताजी हैं जमींदारी का कार्य करते हैं, और ये जो काशी विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय के अंदर 1953 ईस्वी में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति होती है। और इसी विश्वविद्यालय से ये 1988 ईस्वी के अंदर प्रोफेसर पद से अवकाश लेते हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय नई नीति थी उनके तहत भी उनको पद दिए गए थे, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पुरस्कार कब मिला था? 1990 ईस्वी में। ठीक है। इनकी जो मुख्य रचना है, कहानी है, जो आज हम पढ़ेंगे दादी माँ, ये इनकी पहली कहानी है। पहली कहानी दादी माँ। और इस कहानी को पहली आंचलिक कहानी का गौरव प्राप्त हुआ है। गौरव प्राप्त हुआ। आंचलिक का क्या होता है? अपने आंचल की भाषा के तहत ये कहानी है। जैसे लेखक के कहाँ का है? बनारस का। इसके अंदर जो कहानी हम पढ़ेंगे अभी दादी माँ, उसके अंदर लेखक की आंचलिक भाषा दर्शाई गई है। तो ये इसकी पहली कहानी थी दादी माँ, और इस पहली कहानी को आंचलिक कहानी का गौरव भी प्राप्त है। और इनका निधन 28 सितंबर 1991 ईस्वी के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो ये था शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय। जन्म 19 अगस्त 1918 के ईस्वी के अंदर बनारस में होता है, जलालपुर गांव में। और इन्होंने वहीं काशी विश्वविद्यालय के अंदर प्रवक्ता का 1993 में पद धारण किया था, और उसी विश्वविद्यालय से 1988 ईस्वी के अंदर प्रोफेसर पद से अवकाश लिया था। इतने लंबे कार्यकाल में वहां इन्होंने कार्य किया है। और जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके तहत भी इनको पद दिया गया था। और इनकी मुख्य
जो कहानी है वो दादी माई है पहली कहानी, और इसी को असली कहानी का दिया गया है। और एक दो इनकी हम रचनाएं देखें, जैसे कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, राग गुजरी, ये इनकी कुछ मुख्य रचनाएं। अब हम इसकी कहानी को देखते हैं जो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। दादी माँ लेखक को पूरे परिवार को, लेखक को बचपन में देखभाल करने वाला, संभालने वाला इनकी दादी माँ का बड़ा सहयोग है। और लेखक ने अपने पूरे बचपन को याद किया है, किस प्रकार के वो गए, और मतलब आषाढ़ के जो वर्षा होती थी उसमें नहाना, बीमार होने के बाद किस प्रकार दादी माँ उनका देखभाल करती थी, और भी दादी माँ गांव के अंदर किस प्रकार की उनकी सहायता भी करती थी, और घर परिवार को वो किस प्रकार संभालती थी। तो ये सारी बातें लेखक याद करते हैं। तो शुरू करते हैं हम दादी माँ वाला पाठ, जो आपकी कक्षा 7 का दूसरा अध्याय है। पहला हमने अध्ययन कर लिया था, ये दूसरा है। मुझे लगता है जैसे वार के दिन आगे, वार आषाढ़ का जो महीना होता है, जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र से लेकर, उसको बोला जाता है, और उसी समय बारिश भी होती है। तो लेखक कहता है कि मुझे लगता है जैसे आषाढ़ का महीना आ गया है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, और बारिश के कारण पूरे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। दूर के सीमान में बहकर आए मोथा और शाही की अधगली घासें, ये घास के नाम है, तो ये पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आई है। घेवर, वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही है। बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की घास फूस उसके साथ मिल जाते हैं, और तेज धूप की गर्मी के कारण उनको सड़ने के कारण अलग सी उसके अंदर एक गंध आती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है, और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों के धमाक में कूद रहे हैं। और साफ जलाशय मतलब तालाब है जो बारिश के पानी से भर गए हैं, तो वहाँ उस तालाबों में जो गांव के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो इसके अंदर उछल कूद कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक कह रहा है कि अलग अलग मौसम की अलग अलग बातें होती है। जैसे हम बसंत ऋतु को ले तो बड़ा सुहावना मौसम होता है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते कोमल खिलते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा आती है जिसमें तालाब वगैरह भर जाते हैं, तो नहाने वगैरह का आनंद लेते हैं। तो सब मौसम अलग अलग प्रकार के होते हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, ये लेखक के बचपन में जो चीजें जिस महीने में खाने को मिलती थी उसको याद कर रहा है। तो आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं है, लेकिन एहगन में चिड़ाव और गुड़ न मिले तो दुख नहीं है। चैत में लोई के स्थान पर गुड़। ये अलग अलग महीनों में कौन से महीनों में कौन सी चीज खानी चाहिए, ये बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। जैसे आषाढ़ के अंदर आम और जामुन खाने चाहिए, और चैत के महीने में गुड़। तो लेखक कह रहा है ये चीजें चाहे ना मिले कोई अफसोस नहीं है, लेकिन लेखक को क्या चाहिए, वो जो कुआर बेग के समय बरसात होती है, आषाढ़ के महीने में बरसात होती है, उसमें जो जलाशय में पानी इकट्ठा होता है, उस पानी के अंदर नहाना कूदना उछलना, ये कार्य लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। अफसोस नहीं है कि ये बस सारी चीजें ना मिले, चाहे आम खाने को, जामुन खाने को, या चैत्र के समय गुड़ खाने को नहीं मिले तो कोई अफसोस नहीं है। मैं प्यार के दिनों के इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में बारिश होने के बाद जो जलाशय भर जाते हैं, जिसमें लड़के कीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, अगर वो मुझे ना मिले तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर धुड़क रहा है, मतलब दुख हो रहा है। एक दिन ही तो कूद सका था, क्यों? क्योंकि नहा धोकर बीमार हो गया था। उस जलाशय के अंदर नहाने के कारण लेखक बीमार हो गया था। तो इस बात को लेखक का बड़ा अफसोस है कि मैं 1-2 दिन ही वहाँ नहा सका, क्योंकि बाद में बीमार हो गया था।
हल्की बीमारी ने जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। लेखक कह रहे हैं कि थोड़े बहुत हल्का फुल्का मतलब बुखार आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि सारे घर परिवार वाले मेरी अच्छी प्रकार से देखभाल करते थे। विशेषकर लेखक की दादी माँ, थोड़ा थोड़ा जबरदस्त मतलब बुखार हो तो सब में एक सदम दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन मिलता रहे। हल्का फुल्का अगर मेरे अंदर बुखार आया हो तो मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे और सब मेरी अच्छी प्रकार से देखभाल भी करते। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जो बुखार चढ़ा था वो बहुत ही ज्यादा तेज था। रजाई पर रजाई उनको डाले जा रहे थे, लेकिन ठंडी बिल्कुल कम में नहीं हो रही थी। तो ये दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। ये लेखक अपनी बात बता रहा है। जब ये बीमार होने के बाद चादर लपेट कर सोया हुआ था तो लेखक की दादी माँ आती है जो नहाकर आई है, जहाँ लेकर बोला उस तालाब के अंदर। पतले दुबले सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, ये दादी माँ का पहनावा बताया गया है। दुबला पतला शरीर है और उन्होंने सफेद धोती पहन रखी है जिसके किनारी हैं। झाग वाले सन से सफेद बालों के सिर पर सब टपक रहे जल की शीतलता और बाल गीले होने के कारण बालों से जल या पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, आते ही लेखक को उन्होंने देखा और सर और हाथ को छुआ, देखा कि बुखार कितना है। आंचल की गांठ खोली और किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे से मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। ये जो लेखक की दादी माँ है, किसी चबूतरे की मिट्टी लेकर आई है जो लेखक को मुंह में भी डाली गई है और उनके माथे पर भी लगाई गई है। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती और कभी पंखा झेलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े में सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक बता रहा है अपनी दादी माँ ने लेखक को जो बीमार हुआ था उस समय किस प्रकार इनकी देखभाल की थी। तो दालचीनी का लेप करना, बार बार चेक करना कितना बुखार रहा है और एक पंखा झेलना, चारपाई के पास है 24 घंटा बैठी रहना। और एक बार हांडी में पानी आया कि नहीं, इस पीपल की छाल में छोंक है कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो नहीं, कई बार बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। बीमार के लिए खाना अलग से जैसे खिचड़ी वगैरह बनाना, तो बनी कि नहीं, दाल बराबर मात्रा में है या नहीं, कोई बाहर से आया सीधा अंदर आ तो नहीं गया, ये सब प्रकार के प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को दादी माँ परेशान कर देती। दादी माँ को दवाई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जो जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक दवाई होती है उनके 50 प्रकार की दवाइयों के नाम दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचता और वहाँ वही काम। अगर कोई गांव में बीमार हो गया तो दवाई लेने के लिए लेखक कहता है कि मैं दादी माँ के पास से आते थे और दादी माँ उनको कैसे चेक करती थी, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सांस, निमोनिया आदि का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। जैसे यहाँ जो बीमारियों के नाम है जैसे मलेरिया, निमोनिया और सरसाम। निमोनिया और मलेरिया का नाम हमने सुना है, लेकिन सरसाम का क्या होता है? हैजा। हैजा नाम सुना है ना आपने, जो गर्मी वगैरह में होता है जिससे उल्टी और दस्त होती है। अगर ज्यादा हो उल्टी दस्त है तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार की बीमारियों को लेखक की दादी माँ छूकर बता देती थी, कोई मलेरिया है, हैजा है या निमोनिया है। महामारी और विश्व शिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान करके लगभग दूध मिश्रित जलधारा, गूगल धूप आदि की ये दवाई के रूप में देती थी। सफाई, कोई उसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या सेब खत्म हो जाता, चादर या अलिफा नहीं बदल जाता, जैसे पागल हो जाती। ये इसकी विशेष सफाई का ध्यान रखती थी। देखभाल करती महामारी के अंदर, जैसे चादर वगैरह बदलना, जो दवाई थी मिश्री से वो देना, या खत्म हो गया तो उनको बताना। ये इस प्रकार का, अगर इस प्रकार के कार्य में कोई देरी हो जाती तो वो सभी को डांटने लगती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन लेखक कहता है कि अब बुखार आता है तो डॉक्टर पानी दे जाता है, और जो खाना बनाने वाला मेस महाराज है वो खाना मतलब खिचड़ी बनाकर दे देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं और पुनेन जिस चीज की दवाई हो, जैसे पुनेन मलेरिया के लिए दी जाती है तो पुनेन वगैरह देकर चले जाते हैं। ऐसे
तो इस प्रकार की द्वयों को देखकर डर के कारण मेरा बुखार वैसे ही भाग जाता है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ वो प्रेम, वो स्नेह नहीं है जो मेरी दादी माँ मैं जब बीमार होता था तब वो हमें देती थी या देखभाल करती थी। अब दादी माँ नहीं होने के बाद ये अपनी बातें बता रहा है, कभी कभी मेरे अभी भी बुखार आता है, लेकिन उस बुखार में वैसी देखभाल करने वाला मेरे पास कोई नहीं है। नौकर वगैरह खूब है, लेकिन वो अपने अपने कार्य करके घर चले जाते हैं। आगे देखो एक घटना घटित हुई है, उसको हम देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ को उत्साह और आनंद का, ये लेखक का बड़ा भैया है किशन भैया, इसकी शादी की बात बताई जा रही है। इसकी शादी के समय देखो क्या क्या हुआ है। सारा घर में से उन्होंने सर पर उठा लिया, पड़ोसन आती, उसने बुला ले, दादी माँ आती, बहन बुरा नहीं मानना, कार क्रोज का घर टेरा, एक काम अपने हाथ से करूँ तो होने वाला नहीं है। ये जैसे पड़ोस में कोई उनको घर पर बुलाया और समय पर नहीं आया तो उनको डांट कर कह रही है, तो वो सफाई दे रही है कि घर पे बहुत काम होते हैं और मेरे हाथ के द्वारा ही काम पूर्ण हो पाते हैं, तो ये उनको सफाई दे रही है। जानने को यूं सभी जानते हैं, दादी माँ कुछ कहती नहीं, पर किसी काम से उसकी अनुसूचित अगर कोई विलंब से आया हो, देरी से आया हो, तो वो उसका कारण जरूर पूछती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा तो बाहरी निकसार, मतलब बाहर के जो घर के बाहर का जो बरामदा होता है उसको बोलते हैं, तो वहाँ दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब उनको डांट रही थी। और पास में कौन खड़ी थी? रामी की चाची खड़ी थी। रामी की चाची को दादी माँ डांट रही थी। सोने होगा, देखो कैसे डांट रही है, सोने होगा धनो रुपए में सूद के आज दे दो। ये जो चाची हैं जिसका नाम है धनु, वो दादी माँ से रुपए उधार ले रखे थे, तो ये रुपयों का बताने आई है कि आज मेरे पास नहीं है, लेकिन दादी माँ कह रही है सूद मतलब ब्याज सहित मुझे वापिस से लौटा दो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, फिर किसी भी ने एक पाई भी नहीं दी थी, मतलब एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया था। अब लगी आजकल मैं कल दूंगी या फसल आने पर दूंगी, तो इस प्रकार इससे दादी माँ के स्वभाव का हम देखें तो लगता है ना बड़ा कठोर है, लेकिन कठोर नहीं है, आत्मीयता के कारण डांट रही है। समय पर उन्होंने जो वादा किया था उसको पूर्ण नहीं किया था, इसलिए उसको डांटे रही। आगे ये जो चाची हैं वो दादी माँ से माफी मांग रही आंचल पकड़कर, और कह रही है बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी पर आप दया नहीं करोगे तो और कौन दया करेगा। तो दादी माँ हमको डांट रही है कि हट जा, मैं नहाके आई हूँ, मेरे पास से मत आ। जाने दो दादी, मैं सभी प्रश्न उठाने की गरज हूँ, बेचारी गरीब है। तो लेखक के जैसे ही वो वापिस से जाती तो दादी माँ को बोलते हैं कि दादी माँ ये तो बिल्कुल गरीब है, इसको आवश्यकता है बेटी की शादी के लिए, तभी तो कुछ आपसे मांग रही है, तो आप बेचारी को दे क्यों नहीं देते। तो दादी माँ लेखक को डांटती है, चल चल चला, मुझे आया समझाने वाला, तो मुझे पता है कब कौन सा कार्य करना है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, इस प्रश्न को मैं एकदम भूल सा गया था। जो ये बात हुई थी वो भूल गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसको वो जो रामी चाची है वो मिलती है लेखक को, और एक दादी माँ को आशीर्वाद देती है। जैसे वो तो बोलो तो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनु चाची, उस समय तो आप दोनों के बीच में झगड़ा बातें लड़ाई हुई थी, ऐसा क्या कार्य हो गया जो आपका इस प्रकार का बदल गया। तो क्या कहती है कि जो मेरे रुपए उधार थे दिए हुए वो दादी माँ ने सारे के सारे माफ कर दिए, और एक 10 का नोट देकर ये बोला कि धन्नो ये तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है, और इसको आराम से विदाई करो। तो वो कह रही है कि दादी माँ अंदर से बड़ी कोमल स्वभाव की है, बाहर से दिखाव रूप में कठोरता बन करती है। तो आगे हम इसका देखें तो जो मैंने बताया इनका बड़ा भाई था किशन, उसकी शादी के अंदर की बातें, तो शादी में किस प्रकार के रस्में होती है उसके बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि जो किशन का विवाह था, विवाह के दिन की बात है, बारात रवाना होने के बाद उसी शाम को औरतें पूरा जो शादी से लेकर बच्चे तक का अभिनय करती है, मतलब नाटक करती है, उसमें केवल मात्र औरतें होती है, पुरुष होना वहाँ पुरुष नहीं ले सकते या पुरुष को। तो यहाँ क्या होता है, जो लेखक है वो बीमार हो जाता है तो वही रुकता है, और एक लेखक का चाचा का लड़का होता है वो बहुत देर बाद पहुंचता है, तो शादी में नहीं जा सकता, दोनों यहीं पहुंचते हैं। तो लेखक को दादी माँ चद्दर डालकर वहीं पास में सुला लेती है।
वो औरत जैसे अभिनय करती है, फिर एक औरत को जिसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई और ही लेटा हुआ है, तो वो चद्दरें हटा देती है, और हटाती है तो पता चलता है कि यहाँ तो लड़के लेटे हुए, लड़का सोया हुआ है। तो दादी माँ उनको डांटती है कि लड़का ही तो है, क्या हुआ, कोई लड़के और में कोई फर्क थोड़ी होता है। यहाँ देखो एक ब्रह्मा सा मन, ब्रह्मा मतलब ईश्वर, ये ब्रह्मा जो लिखा हुआ है, ब्रह्मा इस प्रकार देखा जाए लिखा हुआ तो ये राइट नहीं है। हम ब्रह्मा अलग लिखते हैं, ये ब्रह्मा कैसे लिखा हुआ है देखो ऐसे। तो ये लेखक की जो भाषा है वहां से लिया गया है। ब्रह्मा मतलब ईश्वर का रूप है, बच्चे तो ईश्वर के रूप होते हैं, इसमें क्या, यहाँ बैठे है तो कोई बात नहीं, तो वो उनको डांटे देती है। तो इस प्रकार का ये, और अभिनय के अंदर क्या क्या हुआ सारी बातें लेखक ने देख ली। तो लेखक बार बार उन महिलाओं को इस चीज के लिए चिढ़ाता भी है, और चिढ़ाकर भागकर दादी माँ के पास आ जाता है बचाव के लिए। आगे हम देखें तो दादी माँ का और भी कई बातों का पता चलता है। जैसे आगे दादी माँ अक्सर उदास रहती थी, कारण क्या है, माँ का महीना था, कड़ाका का जाड़ा पड़ा, मतलब जाड़ा मतलब ठंड पड़ रही थी, पछुआ का सन्नाटा और पीले की शीत हड्डियों में घुस रही थी, तो ठंड थी वो हड्डियों के अंदर घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोनवाल के घर में एक सिंदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़कर बैठी है, उसकी स्नेह कतार आंखों मेरे आंसू कभी ने देखे थे। मैं देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ ने धीरे से कहा, क्या रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी ने कहा, एक बात पूछूं, बताओ ना। मैंने भी उसके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेकिन जो दादी माँ है वो एक रूम के अंदर सिंदूक है लोकी बनी हुई, उस पर दीपक जलाकर कुछ प्रार्थना कर रही है। और लेखक ये बात देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी दादी माँ जिसमें आप कभी तक आंख में आंसू नहीं देखे, आज उनकी आंख में आंसू है। तो लेखक दादी माँ को पूछता है कि क्या बात होगी दादी माँ, आपकी आंख में आंसू क्यों है? तो देखो दादी माँ क्या बताती है। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तुम अभी खाना नहीं खाया तुमने, चला चल खाना खाते हैं, तुम्हें धोती बदल कर आती हूँ। दादी माँ ने बात को टालते हुए कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने सुबह देखा 4 रुपए के पिताजी और किशन भैया मेरे सारे कुछ सोच रहे थे, दूसरा चारा ही नहीं था, बाप बोल रुपए कोई देता नहीं, कितने को अभी पिछले काफी रोने रोने। ये जो दादाजी खत्म हो गए थे ना, उसके बाद में उनके जो स्वाद पर खूब खर्चा वगैरह किया था, उसको बात को लेकर दादी माँ चिंतित थी। और आगे जैसे हम इसकी देखें तो दादी माँ संदूक खोल एक चमकती हुई चीज निकालती है, और तेरे दादा ने ये कंगन मुझे उसी के दिन पहनाए थे, जिसका गला भरा उसने पहन लिए, सेज कर रखती उन्होंने बस की निशानी। उन्होंने आंसू को झुका, पुराने लोग आगे पीछे सब सोच से लेते हैं। ये जो उसके संदूक में से जो चमकती चीज निकली थी वो क्या थे, सोने के कंगन। और उनको याद कर दादी माँ उदास हो जाती है, क्योंकि उनके दादाजी की ये निशानी थी। और कहते हैं कि ये निशानी आगे वंश के लिए संभाल कर रखी गई है। सचमुच मुझे दादी माँ की साफ दृष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया, पास के लम्बे खजूर के पेड़ टूट कर एक अपनी गिलोनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ आया। ये लेखक का जो सपना था वो कौवे की आवाज के कारण टूट गया था। अब हाथ में किशन भैया का पत्र कांप रहा था, काली चिट्ठियां भी कतार धूमिल हो गई थी, आंखों में विश्वास नहीं था। मन बार बार अपनी ओर कुछ पूछता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं है? जो मैंने आपको ये घटनाक्रम बताया, दादी माँ की बातें को याद करके लेखक ये सारी कहानी कर रहा था। वास्तव में दादी माँ अब उनके पास नहीं है। तो ये थी आपकी दादी माँ की कहानी। एक दो मैं आपसे इसी पाठ से संबंधित क्वेश्चन करती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती है? दादी माँ के साथ साथ जैसे कुआर मतलब जो शायद का महीना होता है उसमें बारिश में जो तालाब वगैरह भर जाते हैं, उस पानी में नहाना, और नहाने के बाद अगर हल्का फुल्का बुखार आ जाए तो किस प्रकार दादी माँ उनका देखभाल करती है, वो सारी बातें लेखक को याद आती है। और जो रामी चाची को डांटना और फिर बाद में जो उनको रुपए दिए हुए थे वो माफ करना, तो ये दोनों बातें अंदर से कोमलतापूर्ण ऊपर से कठोरतापूर्ण, दोनों ये बातें लेखक को याद आती है। तो दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगा और क्यों? दादी माँ का हम पक्ष देखें तो जो डांटना था वो अपनी जगह सही था, और जो उन्होंने
समाप्त किया पैसे, वो भी एक सही था कि बेटी के विवाह के कारण उनके पास पैसे नहीं थे। दादी माँ ने ये अच्छा निर्णय लिया कि अपनी बेटी मानकर या अपनी बेटी समझकर उसको भी विवाह के लिए सहायता की, जिससे रानी चाची की सहायता हुई और अपनी बेटी को हंसी खुशी उसने विदा किया। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए